नमस्कार साथियों। अपना प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के ऊपर डिस्कशन चल रहा था। तो दोस्तों, कल तो अपन ने पर्टिकुलर प्रधानमंत्री के पद के बारे में बात की थी। आज अपन प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में कंबाइंड रूप में बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, आज के इस सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज के इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मंत्रिपरिषद की अंतिम श्रेणी किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, ये बात अपन ने कल भी की थी। मंत्रिपरिषद की जो अंतिम श्रेणी है वो संसदीय सचिव को कहा जाता है। ये तो आपके क्वेश्चन का आंसर है। इसके अलावा देखो और क्या सवाल बन सकते हैं इससे। आप जानते हैं कि जब अपन मंत्रिपरिषद पढ़ते हैं तो उसमें ये कहा जाता है कि मंत्रिपरिषद की सामान्यतः 3 श्रेणी है। एक कैबिनेट स्तर का मंत्री होता है, इस प्रकार से एक राज्य मंत्री या स्वतंत्र प्रभार वाला राज्य मंत्री होता है, और एक होता है उप मंत्री। तो देखो यहाँ पे जो कैबिनेट मंत्री हैं इनको मुख्य रूप से मंत्रिमंडल भी कहा जाता है। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री ये सभी क्या है, मंत्रिपरिषद में ही शामिल होते हैं। लेकिन मंत्रिमंडल जो होता है, मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं। और मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान के एकमात्र कौन से आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल 352 में। यानी जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है राष्ट्रपति, वो मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के आधार पर करता है। तो मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान के एकमात्र आर्टिकल 352 में है। इसके अलावा भारतीय संविधान में कहीं भी मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख नहीं है। अब दोस्तों, क्या ये मूल संविधान में ही मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख कर दिया गया था? तो मूल संविधान में तो कहीं भी मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख नहीं था। उसके बाद देखो, जो 44वां संविधान संशोधन किया गया था 1978 में, उसमें ये जो मंत्रिमंडल शब्द है ये अस्तित्व में आया था। इससे पहले मंत्रिमंडल शब्द की सिफारिश नहीं थी। इससे पहले मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता था। तो मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख केवल आर्टिकल 352 में है। किस संशोधन के तहत ये अस्तित्व में आया था? 44 संशोधन के तहत ये अस्तित्व में आया था। और मंत्रिमंडल जो है वो केवल कैबिनेट मंत्री को ही कहा जाता है। कैबिनेट मंत्री होते हैं उन्हीं को कहा जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पे आपके जो कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, उप मंत्री हैं और संसदीय सचिव, इसमें बहुत डिफरेंस होता है। एक आप सुनते हो स्वतंत्र प्रभार। स्वतंत्र प्रभार का मतलब ये होता है कि एक ऐसा मंत्री जो खुद ही उस विभाग का अध्यक्ष होता है और खुद ही सदस्य होता है, यानी कि उसके अलावा और कोई अन्य मंत्री उसमें उस विभाग में नहीं होता है। जैसे कोई छोटा मंत्रालय होता है, जैसे पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय, तो छोटा मंत्रालय है तो उसका एक ही मंत्री होता है। लेकिन जैसे बड़े मंत्रालय हैं, जैसे रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, ये बड़े मंत्रालय होते हैं, वित्त मंत्रालय। तो इस प्रकार से जैसे कैबिनेट मंत्री तो उस विभाग का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। बाकी उसके सदस्य होते हैं। जैसे निर्मला सीतारमण क्या है? वित्त मंत्री है, वो कैबिनेट स्तर के मंत्री है। लेकिन अनुराग ठाकुर है, वो वित्त राज्य मंत्री है। इसी प्रकार अमित शाह गृह मंत्री हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं। इसी प्रकार अर्जुन लाल मेघवाल वो गृह राज्य मंत्री हैं। तो उनकी सहायता के लिए अगर कोई बड़ा विभाग होता है तो उसमें उप मंत्री भी नियुक्त कर दिया जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पे इन तीनों की नियुक्ति और संसदीय सचिव, इसकी नियुक्ति में बहुत डिफरेंस है। देखो, मंत्रिपरिषद के प्रत्येक सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश के आधार पर करता है, जबकि संसदीय सचिव की नियुक्ति प्रधानमंत्री खुद करता है। इसके अलावा देखो, जो मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं उनके पास पर्टिकुलर अपना कुछ कोई ना कोई विभाग होता है। जैसे रक्षा मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है। लेकिन संसदीय सचिव होते हैं वो विभागहीन मंत्री होते हैं। इसके अलावा देखो, मंत्रिपरिषद के सदस्यों का आकार निश्चित होता है, लेकिन संसदीय सचिव का आकार अनिश्चित होता है। आप कितने भी संसदीय सचिव नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन मंत्रिपरिषद के सदस्य वो भी प्रारंभ में उनका आकार अनिश्चित था, लेकिन 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत इनका आकार निश्चित कर दिया गया था। इसके अलावा देखो, यहाँ पे ये जो संसदीय सचिव हैं ये विभागहीन मंत्री तो होते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। तो ये सब जानकारी दोस्तों आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो मंत्रिपरिषद की अंतिम श्रेणी किसे कहा जाता है? संसदीय सचिव को कहा जाता है। सामान्यतः मंत्रिपरिषद की 3 ही श्रेणियां होती हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, मंत्रिपरिषद का आकार किस सदन की संख्या के आधार पर निर्धारित होता है? तो दोस्तों, यहाँ पे सदन को पर्टिकुलर रूप से पूछा गया है। तो आपने 91वां संविधान संशोधन पढ़ा है, कल ही अपने उसके बारे में डिस्कस किया था। 91वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और ये कब हुआ था? 2003 में। तो आप जानते हैं कि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मंत्रिपरिषद का आकार किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत
निश्चित किया गया था। तब आपका आंसर आएगा 91वें संविधान संशोधन के तहत, और ये कब हुआ था? 2003 में। किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित किया गया था? ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित किया गया था। और किस राष्ट्रपति के शासनकाल में? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के शासनकाल में। अब दोस्तों यहाँ पे जो 91वां संशोधन किया गया था, इसमें व्यवस्था की गई थी, यानी कि जो निम्न सदन होगा, तो यहाँ पे संसद में निम्न सदन कौन सा होता है? लोकसभा। राज्यों में भी इसी संशोधन के तहत मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित किया गया है। वहाँ पे निम्न सदन क्या होता है? विधानसभा। तो राज्यों में जो मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित किया जाता है वो विधानसभा की सदस्य संख्या के आधार पर किया जाता है, और केंद्र में लोकसभा की सदस्य संख्या के आधार पर किया जाता है। तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर यही है कि मंत्रिपरिषद का आकार किस सदन की संख्या के आधार पर निर्धारित होता है? तो लोकसभा। राज्यसभा का वहाँ पे कोई रोल नहीं होता है। ये ऐसे भी नहीं हो सकता है कि किसी का भी कर सकते हैं या दोनों का होता है, तो केवल और केवल लोकसभा। दोस्तों आप जानते हैं कि वर्तमान में जो लोकसभा है, उस लोकसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है? 543 है, क्योंकि पहले 502 + 2 क्या थे? एंग्लो इंडियन थे। एंग्लो इंडियन को 104वें संविधान संशोधन के तहत क्या कर दिया गया? निष्प्रभावी कर दिया गया। इनके मनोनयन के जो कार्यशैली थी उसको निष्प्रभावी कर दिया गया। अब यहाँ पे देखो 543 का यहाँ पे अपने को क्या करना है? 15%, क्योंकि अधिकतम मंत्री हैं वो निम्न सदन की कुल सदस्य संख्या का 15% हो सकता है। तो दोस्तों इसका 15% 81.45% आएगा। इसी प्रकार पहले 545 था, तब 81.75% था। तो इसका मतलब यहाँ पे 82 मंत्री बनाए जा सकते थे मैथ के हिसाब से, और यहाँ पे कितने बनाए जा सकते हैं? 50 से कम है तो 81 मंत्री। तो अब अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं? 81 हो सकते हैं। इससे ज़्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते हैं। तो ये आपके मंत्रिपरिषद के आकार के बारे में बात है। और लोकसभा को ही मंत्रिपरिषद के आकार के लिए निर्धारित क्यों किया जाता है? क्योंकि लोकसभा के जो सदस्यों का चुनाव होता है वो वैश्विक मताधिकार प्रणाली के आधार पर होता है, और यहाँ पे लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी जो सरकार है, सरकार का जो मुख्य रूप से निर्माण होता है वो सरकार के माध्यम से, जनता के माध्यम से होता है। इसलिए जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं सदन में, इसीलिए इनके सदस्यों को ही मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित किया जाता है इन्हीं के आधार पर। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी का कारण नहीं है? तो दोस्तों आप जानते हैं कि सामान्यतः मंत्रिपरिषद कितने प्रकार से बर्खास्त हो सकती है? 4 प्रकार से। देखो आप एक वर्ड सुनोगे बर्खास्त, और एक भंग या निलंबन। तो आप हमेशा ध्यान रखना, बर्खास्त हमेशा क्या होती है? मंत्रिपरिषद, और भंग क्या होता है? निम्न सदन। जैसे लोकसभा भंग होती है, विधानसभा भंग होती है, और बर्खास्त हमेशा मंत्रिपरिषद होती है। इसमें डिफरेंस क्या? हम लोकसभा के लिए बर्खास्त की शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, और मंत्रिपरिषद के लिए भंग शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बर्खास्त और जो निलंबन है उसमें बहुत डिफरेंस है। बर्खास्त का मतलब ये होता है कि यदि कोई संस्था बर्खास्त हो जाती है तो वो बिना किसी चुनाव के पुनः अपने अस्तित्व में आ जाती है, उसका पुनर्गठन हो सकता है। लेकिन अगर कोई संस्था भंग या निलंबित हो जाती है तो बिना चुनाव के वापस पुनर्गठित नहीं होगी। जैसे लोकसभा एक बार भंग हो गई तो उसके बाद चुनाव करवाने के बाद में ही उसका पुनर्गठन होगा। लेकिन मंत्रिपरिषद आप जानते हैं दोस्तों, मंत्रिपरिषद बहुत बार बर्खास्त हो जाती है, जिसके कारण सरकार गिर जाती है, लेकिन बिना चुनाव के फिर वापस मंत्रिपरिषद क्या जाती है? अस्तित्व में आ जाती है। तो मंत्रिपरिषद की जो बर्खास्तगी का कारण है वो 4 प्रकार से बर्खास्त हो सकती है। पहला कारण है प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए। दोस्तों आप जानते हैं कि आर्टिकल 75 क्लोज फर्स्ट में यही प्रावधान किया गया था कि प्रधानमंत्री तथा उसके मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं, और मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं वो प्रधानमंत्री की सिफारिश के आधार पर नियुक्त होते हैं। तो दोस्तों जिस व्यक्ति की सिफारिश से एक मंत्रिपरिषद का निर्माण हुआ था और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो वो मंत्रिपरिषद का बर्खास्त होना क्या है? स्वाभाविक है। तो प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी हो जाएगी। दूसरा है प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देने पर। दोस्तों अगर प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे देता है तो पूरी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र समझा जाता है, पूरी मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाती है, क्योंकि मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और जब अध्यक्ष ही त्यागपत्र दे देता है जिसके सिफारिश से मंत्रिपरिषद का निर्माण हुआ था, तो अब पूरी मंत्रिपरिषद क्या हो जाएगी? बर्खास्त हो जाएगी। इसीलिए देखो आप ये कहा जाता है कि जो मंत्रिपरिषद का जीवन है
और उसकी मृत्यु है वो प्रधानमंत्री के ऊपर ही निर्भर करता है। और ये किसने कहा था? H.J. लास्की ने कहा था। जो लास्ट में आपने कोटेशन पढ़ी थी लास्ट वीडियो में कि मंत्रिपरिषद के जीवन और मृत्यु का केंद्र बिंदु प्रधानमंत्री को कहा जाता है, उसी के ऊपर उसका जीवन और मृत्यु क्या करता है? निर्भर करता है। तीसरा कारण है अविश्वास प्रस्ताव के कारण भी आप जानते हो मंत्रिपरिषद बर्खास्त होती है। विश्वास मत प्राप्त नहीं होता है। कई बार कोई प्रधानमंत्री अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि इस प्रधानमंत्री को सदन में विश्वास नहीं है तो वो उसको विश्वास मत हासिल करने के लिए कह सकता है। या फिर किसी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद वो प्रधानमंत्री खुद विश्वास प्रस्ताव लाता है और विश्वास प्रस्ताव ला करके उसके ऊपर फ्लोर टेस्ट करवाता है, मतदान होता है। तो वो अगर उस स्थिति में अगर वो फेल हो जाता है उस विश्वास मत में, तो भी मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाती है। यहाँ पे आपसे नहीं पूछा था, तो देखो यहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव का सरकार के पक्ष में पारित होना, ये यहाँ पे क्या गड़बड़ी है। अगर ये लाइन यो लिखी होती है अविश्वास प्रस्ताव का सरकार के खिलाफ में पारित होना, अगर सरकार के खिलाफ पारित होगा तब तो मंत्रिपरिषद बर्खास्त होगी। पक्ष में ही पारित हो रहा है तो इसका मतलब मंत्रिपरिषद बर्खास्त नहीं होगी। तो नहीं पूछा है तो आपके कार्य पक्ष में पारित होना, ये यहाँ पे क्या है, इसी वजह से यहाँ पे आपका सही आंसर क्या जाता है? सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री की पद पर मृत्यु नहीं हुई है? तो दोस्तों आप जानते हैं कि अब तक प्रधानमंत्री के पद पर मृत्यु को प्राप्त होने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी संख्या कितनी है? 3 है। पंडित जवाहरलाल नेहरू आप जानते हैं कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जिनका सबसे लंबा कार्यकाल भी रहा है और जिनके खिलाफ पहली बार अविश्वास प्रस्ताव भी प्रस्तुत हुआ है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक उन्होंने पद पर कार्य किया है और पद पर रहते रहते इनकी क्या हुई है? मृत्यु हुई है। लाल बहादुर शास्त्री जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे और जिनकी विदेशी भूमि पर मृत्यु हुई थी और ताशकंद समझौते के पश्चात, तो यहाँ पे इनकी 9 जून 1964 से लेकर के और 11 जनवरी 1966 तक इनका कार्यकाल रहा है और 10 जनवरी को इनको विदेशी भूमि में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार से ये इनकी भी पद पे मृत्यु हुई। इंदिरा गांधी आपको पता है 3 बार उन्होंने प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली थी और अंततः तीसरी बार 31 अक्टूबर 1984 को उनकी पद पे क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और इंदिरा गांधी प्रथम महिला प्रधानमंत्री और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री है और राज्यसभा से नियुक्त होने वाली पहली प्रधानमंत्री है। देखो राजीव गांधी का जो कार्यकाल है वो 2 नवंबर को ही कंप्लीट हो गया था, 2 नवंबर 1990 को ही। हालांकि इनकी मृत्यु कब हुई थी? 21 मई 1991 को हुई थी। तो ये पद पर नहीं, इनकी मृत्यु पद पर नहीं हुई है, पद छोड़ने के बाद में इनकी क्या हुई है? मृत्यु हुई है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। कि पद पर मृत्यु को प्राप्त होने वाले कौन से व्यक्ति नहीं है, कौन से प्रधानमंत्री नहीं है? राजीव गांधी। तो पद पर मृत्यु को प्राप्त होने वाले व्यक्तियों की संख्या 3 है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में मंत्रिपरिषद का जो आर्टिकल 75 है उसका विस्तार बताया गया है। आप जानते हैं कि आर्टिकल 75 क्लॉज फर्स्ट में व्यवस्था की गई थी कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं। तो ये बिल्कुल सही कथन है आपका। मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, यानी उनकी जो जवाबदेहिता बनती है वो राष्ट्रपति के प्रति बनती है। और कौन से आर्टिकल के थ्रू बनती है? 75 क्लॉज सेकंड। देखो यहाँ पे राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी का मतलब क्या है? अगर कोई भी मंत्रिपरिषद का सदस्य अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन सही तरीके से नहीं कर पा रहा है तो उससे त्यागपत्र मांगने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति को है, न कि प्रधानमंत्री को। लेकिन राष्ट्रपति अपने विवेक से भी किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए भी नहीं कह सकता है जब तक प्रधानमंत्री की उसको सिफारिश नहीं मिल जाती है। तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य से त्यागपत्र मांगता है तो प्रधानमंत्री की सिफारिश के आधार पर ही मांगता है, लेकिन मांगने का अधिकार राष्ट्रपति को है। प्रधानमंत्री डायरेक्ट मंत्रिपरिषद के सदस्य से त्यागपत्र नहीं मांग सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे किया गया है कि मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं वो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और इस बात का उल्लेख कौन से आर्टिकल में? 75 क्लॉज सेकंड में। इससे नेक्स्ट देखो 75 क्लॉज जो थर्ड है उसमें क्या प्रावधान है? मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। तो दोस्तों आपने पहले भी ये पढ़ा है कि हमारे यहाँ पे संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था है और उसकी 2 प्रमुख विशेषताएं। पहली विशेषता दोहरी कार्यपालिका का होना और दूसरी विशेषता कार्यपालिका या मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होना। क्योंकि यहाँ पे हमारी जो कार्यपालिका है वो अपनी मनमर्जी नहीं कर सकती है,
और कार्यपालिका जो मंत्री परिषद है उसका जीवन जब तक है जब तक उसको लोकसभा में विश्वास है। अगर लोकसभा किसी भी एक मंत्री के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है तो पूरी की पूरी मंत्री परिषद क्या हो जाती है, बर्खास्त हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेही होती है, लोकसभा, यानी कि यहाँ पे संसद या राज्यसभा इसका आंसर नहीं होगा। तो ये भी आपका सही कथन है। इससे नेक्स्ट आपका देखो आर्टिकल 75 क्लोज 4 है, इसमें क्या प्रावधान है, मंत्री परिषद के सदस्य अपने पद और जो गोपनीयता की शपथ लेते हैं वो किसके समक्ष लेते हैं, राष्ट्रपति के समक्ष। इस बात का उल्लेख कौन सा आर्टिकल करता है, 75 क्लोज 4 करता है। इसके अलावा देखो आर्टिकल 75 क्लोज 5 में ये प्रावधान भी किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा या लोकसभा किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो भी वो मंत्री परिषद का सदस्य बनाया जा सकता है, और हालांकि 6 महीने के अंदर अंदर संसद के किसी भी एक सदन की उसको सदस्यता ग्रहण करना आवश्यक होगा। इसी प्रकार देखो इनके वेतन भत्तों का जो उल्लेख है वो कौन से आर्टिकल में, 75 क्लॉज 6 में। और इनके वेतन भत्ते कहाँ से प्राप्त होते हैं, संचित निधि से। लेकिन संचित निधि से क्या होते हैं, वे होते हैं। इसका मतलब इनके वेतन का उल्लेख कहाँ पे नहीं है, अनुसूची सेकंड में इनके वेतन का उल्लेख आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इनका वेतन क्या होता है, संचित निधि से व्यय होता है, भारित नहीं होता है। इसका मतलब इनके वेतन भत्तों से संबंधित विधेयक पर सदन में बहस भी की जा सकती है और मतदान भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर है वो बिल्कुल एक सीक्वेंस में ही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ABCDEF। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने विश्वास मत हारने के कारण त्यागपत्र नहीं दिया था। तो दोस्तों अब तक ऐसे 2 ही प्रधानमंत्री हैं जो विश्वास मत हार गए और उसके बाद उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, सरकार गिर गई। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा VP सिंह और HD देवगौड़ा। देखो 1990 में 1990 में तो VP सिंह की सरकार गिरी थी विश्वास मत हारने के कारण, और इसी प्रकार देवगौड़ा की 1997 में सरकार गिरी थी विश्वास मत हारने के कारण। चौधरी चरण सिंह पहले प्रधानमंत्री है जिनके खिलाफ जिनको विश्वास मत हासिल करने के लिए कहा गया था, क्योंकि राष्ट्रपति को ऐसा आभास हुआ कि इस व्यक्ति को सदन में विश्वास नहीं है, तो उनको विश्वास मत हासिल करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने उससे पहले क्या दे दिया था, त्यागपत्र दे दिया था। इसलिए इन्होंने विश्वास मत हारने के कारण त्यागपत्र नहीं दिया था, यानी विश्वास मत से पहले ही इन्होंने क्या दे दिया था, त्यागपत्र दे दिया था, उस पर मतदान नहीं हुआ उससे पहले। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। चौधरी चरण सिंह को दोस्तों यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि एक मात्र प्रधानमंत्री है जिन्होंने कभी भी लोकसभा का सामना नहीं किया। लोकसभा का सामना नहीं किया इसका मतलब क्या है, देखो इनका जो कार्यकाल रहा था वो आप जानते हैं कि 28 जुलाई 1979 से लेकर के और 14 जनवरी 1980 तक था, लेकिन ये कभी भी लोकसभा में नहीं गए थे, और इसीलिए राष्ट्रपति को ऐसा आशंका महसूस हुई कि इस व्यक्ति को सदन में विश्वास नहीं है, ये इसीलिए सदन में नहीं आता है, इसलिए इनको विश्वास मत हासिल करने के लिए कहा था, और इन्होंने खुद से ही अपने आप निर्णय लिया कि अपने को विश्वास नहीं है तो वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं है, और इसीलिए इन्होंने पहले क्या दे दिया, त्यागपत्र दे दिया था। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव के कारण अब तक कितनी बार सरकार गिरी है। देखो अविश्वास प्रस्ताव के कारण कितनी बार सरकार गिरी है, केवल 2 बार। एक अटल बिहारी वाजपेयी के कारण 1998 में, और वो 1 वोट से हार गए थे। इसके अलावा मोरारजी देसाई पहले प्रधानमंत्री हैं जिनके कारण अविश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ लाया गया था वहाँ पे, लेकिन उन्होंने उससे पहले क्या दे दिया, त्यागपत्र दे दिया था, जिसके कारण भी सरकार गिर गई। तो अविश्वास प्रस्ताव अब तक केवल 1 बार सफल हुआ है, किसके समय में, अटल बिहारी वाजपेयी के समय। मोरारजी देसाई के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत तो किया गया था, लेकिन उससे पहले उन्होंने क्या दे दिया था, त्यागपत्र दे दिया था। तो सरकार कितनी बार गिर गई, 2 बार। सफल कितनी बार हुआ, 1 बार। और अब तक कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है, 27 बार। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अब तक कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है, तो 27 बार। सफल कितनी बार हुआ है, केवल 1 बार। और सबसे अधिक बार अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया है, ज्योति बसु के द्वारा, जो कि माकपा के सांसद हैं, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के 6 बार, और उनमें से भी 4 बार तो इंदिरा गांधी के खिलाफ ही वो लाए थे। इसी प्रकार अटल बिहारी वाजपेयी है, वो भी 2 बार अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए थे, एक तो PV नरसिम्हा राव के खिलाफ और एक इंदिरा गांधी के खिलाफ। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री के कहने पर कौन से नंबर की लोकसभा को भंग किया गया था। तो दोस्तों आप जानते हैं कि सबसे पहले जो लोकसभा भंग हुई थी वो 4थे नंबर की लोकसभा भंग हुई थी, और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, इंदिरा गांधी, क्योंकि 4थी लोकसभा का गठन 16 मार्च 1967 को हुआ था, 1967 को, लेकिन
इंदिरा गांधी ने उस समय तत्कालीन जो प्रधान राष्ट्रपति थे वीवी गिरी, उन्होंने सिफारिश की और उन्होंने लोकसभा को भंग करवा दिया था 27 दिसंबर 1970 को। 27 दिसंबर 1970 को उन्होंने लोकसभा को क्या करवा दिया था, भंग करवा दिया था। तो चौथी लोकसभा थी जो सबसे पहले भंग की गई थी, और किसके कहने पर, इंदिरा गांधी, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, इंदिरा गांधी, और की किसके द्वारा की गई थी, वीवी गिरी के द्वारा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में असुमेलित को छाटिए। तो दोस्तों वैसे तो अविश्वास प्रस्ताव का संविधान में कहीं कोई उल्लेख नहीं है, यानी कि संवैधानिक प्रक्रिया नहीं है, लेकिन फिर भी बार बार बहुत सी बार, अभी आपने पढ़ा है कि 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाए जा चुके हैं अब तक। तो अविश्वास प्रस्ताव कौन ला सकता है, लोकसभा का कोई भी सदस्य ला सकता है। उसको लाने का अधिकार कहाँ से मिलता है, लोकसभा के नियम 198 से मिलता है। अविश्वास प्रस्ताव केवल कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा में ही किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए लोकसभा का कोई भी सदस्य लोकसभा के नियम 198 के तहत कब अविश्वास प्रस्ताव कभी भी प्रस्तुत कर सकता है, उसको किसी भी प्रकार का कारण बताने की आवश्यकता भी नहीं है। तो ये बिल्कुल आपका सही कथन है। अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए, 50 सदस्यों का। तो कम से कम 50 सदस्य उस अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में होने चाहिए, तभी वो सदस्य वहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव की सूचना किसको दी जाती है, लोकसभा के महासचिव को दी जाती है या सचिव को दी जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रश्नकाल के बाद, तो ये यहाँ पे गलत है। कब दी जाती है, 10 बजे से पहले पहले, सुबह 10 बजे से पहले पहले अगर आपने अविश्वास प्रस्ताव की सूचना दे दी लोकसभा के महासचिव को, तो इसके ऊपर कार्यवाही होगी, अन्यथा कार्यवाही नहीं होगी। तो ये आपका असुमेलित है, तो आपका सही आंसर क्या हो गया, सी। नेक्स्ट ऑप्शन है कि लोकसभा के अध्यक्ष को 10 दिन के अंदर अंदर अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान करवाना अनिवार्य होता है, यानी कि वो 10 दिन के अंदर अंदर इसके ऊपर निर्णय लेता है। मतदान करवाना ही जरूरी नहीं है, ऊपर हाथ भी करवा सकता है कि कौन इनके पक्ष में कौन विपक्ष में, किसी भी तरीके से वो अपना निर्णय ले सकता है, लेकिन 10 दिन के अंदर अंदर उसको निर्णय लेना क्या होता है, अनिवार्य होता है। तो ये आपके लिए आपका जो सी जो आंसर है इस क्वेश्चन का, वो सी है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है कि अविश्वास प्रस्ताव अब तक किस किस के खिलाफ कितनी बार लाया जा चुका है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी के खिलाफ अब तक सबसे ज्यादा बार, और कितनी बार, 15 बार। तो इसका राइट आंसर क्या है, बी। लाल बहादुर शास्त्री और पीवी नरसिम्हा राव ऐसे प्रधानमंत्री जिनके खिलाफ 3 बार लाया जा चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और ए। मोरारजी देसाई के खिलाफ 2 बार। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, सी। राजीव गांधी के खिलाफ 1 बार। इसके अलावा देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ भी 1 बार, अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ भी 1 बार, और नरेंद्र मोदी के खिलाफ 1 बार लाया जा चुका है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या है, डी है। तो अब तक कुल 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है, और सफल केवल और केवल 1 बार ही हुआ है, वो भी अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ। मोरारजी देसाई ने तो पहले क्या दे दिया था, त्यागपत्र दे दिया, जिसके कारण सरकार गिर गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा BAACD, BAACD। तो दोस्तों BACD कहाँ पे है, फर्स्ट नंबर के ऑप्शन पे ही है। तो ये आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये आपके प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद का यहाँ पे आज सेकंड नंबर का वीडियो था। इससे नेक्स्ट एक वीडियो और बनेगा इसके ऊपर, जिसमें अपन उप प्रधानमंत्री की शक्ति, योग्यता और बहुत सी जो बातें हैं उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और दोस्तों आपको इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें आप इसको, और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें और ऑल वाला जो बटन है उसी को प्रेस करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिल सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपका धन्यवाद।